देखो अपना चैप्टर चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने आपको P&L स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट में बताया था। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो बनाया जाता है उसमें कौन कौन सी मदें आती है उसके बारे में मैंने आपको बताया था पूरा फॉर्मेट। सबसे पहले इनकम वाली मदें आती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसके बाद में अदर इनकम, दोनों का टोटल कर देते हैं, टोटल रेवेन्यू आ जाती है। और टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्सपेंसेस, और ये एक्सपेंसेस जो होते हैं इनको 7 कैटेगरी में 7 भागों में बांटा गया है, जिनको हम उस टोटल करके उसमें टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम में से लेस करते हैं। जैसे आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, चेंजेज इन इन्वेंट्रीज है, फाइनेंस कॉस्ट है, स्टॉक वेलफेयर एक्सपेंसेज है, और डेप्रिसिएशन है, अदर एक्सपेंसेज है। ये सारे एक्सपेंसेज का टोटल करके हम टोटल रेवेन्यू में से लेस करते हैं, तो आ जाता है आपके नेट इनकम या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसमें से टैक्स कटा देते हैं तो आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मैं आपको इसके एक एक जो आपके मेन हेडिंग है, सब हेडिंग है, उसके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है या इलस्ट्रेशन है, पहले मैं बता देता हूँ। तो इसका देखो, आपके पहले मैं आपको बता रहा हूँ इसका 4th इलस्ट्रेशन। थर्ड 3 इलस्ट्रेशन हमने पहले कर लिए थे, लास्ट का इलस्ट्रेशन भी हमने कर लिया था और वो बैलेंस शीट का था। और 4th जो इलस्ट्रेशन है पेज नंबर 242 पर आपके बुक में, इसमें दे रखा है कि निम्न सूचना से 31 मार्च 17 को समाप्त वर्ष के लिए लाभानी विवरण में आने वाली रहतिये में परिवर्तन यानी कि चेंजेज इन इन्वेंट्रीज के लिए टिप्पणी तैयार कीजिए। चेंजेज इन इन्वेंट्रीज, एक ही मध्य देखिए, एक ही मेन हेडिंग है चेंजेज इन इन्वेंट्रीज, उसके बारे में दिखाना है। अच्छा, चेंजेज इन इन्वेंट्रीज है वो दिखाया जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो स्टॉक में जो परिवर्तन होता है, चेंजेज इन इन्वेंट्रीज का मतलब है स्टॉक में यानी कि रहतिये में परिवर्तन। रहतिये में जो परिवर्तन होता है, रहतिया को 3 भागों में बांटा गया है। स्टॉक जिसको हम इन्वेंट्री भी बोलते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपके आता है फिनिश्ड गुड्स। तो फिनिश्ड गुड्स के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स होता है, इसमें से हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक है वो लेस कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। ये तो आपके पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद में दूसरा आता है आपके अर्धनिर्मित माल का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक है वो लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, WIP जो दे रखा है इसका मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि अर्धनिर्मित माल। अर्धनिर्मित माल का ओपनिंग स्टॉक होता है, उसमें से अर्धनिर्मित माल का क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे। ऐसे ऊपर जो था निर्मित माल का जो ओपनिंग स्टॉक था, उसमें से निर्मित माल का क्लोजिंग स्टॉक घटा देते हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट में आता है स्टॉक इन ट्रेड। तो सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड कौन सा होता है, माल का पुनः विक्रय करने के उद्देश्य से जो माल हमारे पास होता है वो स्टॉक इन ट्रेड होता है, यानी कि तैयार माल होता है ये, लेकिन विक्रय करने के उद्देश्य से जो खरीदा जाता है उसका ओपनिंग स्टॉक, और उसमें क्लोजिंग स्टॉक है वो लेस कर देंगे। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये 3 पॉइंट है, तीनों के अंदर ही देखो, चाहे निर्मित माल का ओपनिंग स्टॉक हो, चाहे अर्धनिर्मित माल का ओपनिंग स्टॉक हो,
चाहे स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग स्टॉक हो, तीनों में से हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते हैं। ठीक है, ये आपके चेंजेज इन इन्वेंट्रीज में आता है। अच्छा, इसमें ये ध्यान रखना है कि कई बार क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा आ जाता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो वो संख्या माइनस में आ जाएगी, और वो संख्या माइनस में आती है और जो मदे हैं उनके टोटल में से वो माइनस की संख्या है वो लेस कर देंगे। तो अब इसके लिए देखो, आपके जो ये फोर्थ इलस्ट्रेशन है, इसमें मदे दे रखी है आपके फिनिश्ड गुड्स की, वर्क इन प्रोग्रेस की, स्टॉक इन ट्रेड की, और एक दे रखा है मटेरियल। तो मटेरियल जो दे रखा है वो मटेरियल इसमें नहीं आएगा। मटेरियल इसमें कौन सा होता है, कच्चे माल का, और कच्चे माल का जो मटेरियल होता है वो आपके शुरू में आता है आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में, चेंजेज इन इन्वेंट्रीज में नहीं आता है। तो इसमें 3 मदे आएगी, और इनमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों का दे रखा है। तो सबसे पहले देखो, निर्मित माल का ओपनिंग स्टॉक, तो फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग इन्वेंट्री है वो दे रखा है 6,50,000, ये 6,50,000 है, और इसका क्लोजिंग स्टॉक है वो दे रखा है 4,80,000। ठीक है, ये 4,80,000 है, वो हम इसमें से लेस कर देंगे। तो इसका अमाउंट है तो देखो आपके कितना रहा है, 1,70,000। इसके बाद में देखो, अर्ध निर्मित माल का ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 3,60,000, और क्लोजिंग स्टॉक है वो दे रखा है 5 लाख। अब देखो, इसमें ये संख्या माइनस करते हैं, जबकि ओपनिंग स्टॉक है वो इसमें कम है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। अर्ध निर्मित माल का ओपनिंग स्टॉक केवल 3,60,000 है, और क्लोजिंग स्टॉक का अर्ध निर्मित माल का वो 5 लाख है। तो अब इसमें संख्या ये हम वैसे घटा नहीं सकते, घटाएंगे तो संख्या माइनस में आएगी। तो माइनस में कितना आ रहा है आपके 1,40,000, ये 1,40,000 माइनस में आ रहा है। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट में दिखा देंगे। ब्रैकेट में दिखाने का मतलब है कि ये संख्या माइनस में। ठीक है, इसके बाद में देखो, आपके स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड का ओपनिंग स्टॉक है वो दे रखा है इसमें 7 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक है वो दे रखा है इसमें 6,90,000। 7 लाख में से 6,90,000 घटा देंगे तो ये कितना आ गया, 10,000। ठीक है, बस यही एडजस्टमेंट है इसमें। तो अब देखो, इसमें ये संख्या एक माइनस की है और ये दोनों आपके प्लस की है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे प्लस का, 1,70,000 और 10,000, 1,80,000 हो गई प्लस की संख्या, माइनस की संख्या 1,40,000 है, वो हम लेस कर देंगे। तो अमाउंट है कितना बच गया आपके, 40,000। ये आ जाएगा आपको, इसी को हम कहेंगे चेंजेज इन इन्वेंट्रीज। ये चेंजेज इन इन्वेंट्रीज आ जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी अगर चेंजेज इन इन्वेंट्रीज की मदद दे रखी है तो हमारे को इसी प्रकार से दिखाना है। बस ये 3 पॉइंट आते हैं इसमें, फिनिश्ड गुड्स का, वर्क इन प्रोग्रेस का, और स्टॉक इन ट्रेड का। ओपनिंग स्टॉक होता है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस किया जाता है, माइनस की अगर संख्या होती है तो हम इस प्रकार से निकाल लेते हैं। तो ये था आपके 4th इलस्ट्रेशन। ठीक, अब इसके बाद में देखो, आपके इलस्ट्रेशन तो आपके यही है। और पहले बड़ा क्वेश्चन करने से पहले इसके कुछ छोटे जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, जिसमें एक एक जो मेन हेडिंग है या सब हेडिंग आती है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो है इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं पेज नंबर 252 पर, आपके पहला और दूसरा क्वेश्चन। तो पहले हम पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें क्या है, एक एक दो सब हेडिंग है या मेन हेडिंग है, उसके बाद में पूरा P&L स्टेटमेंट हम तैयार कर लेंगे। कि इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है पेज नंबर 252 पर, इसमें देखा है कि निम्न सूचना से एक गैर वित्तीय कंपनी की संचालन से आय, अन्य आय और कुल आय की गणना कीजिए। देखो, कंपनियां जो होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं, वित्तीय कंपनी और गैर वित्तीय कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी और नॉन फाइनेंशियल कंपनी।
अगर फाइनेंशियल कंपनी है, वित्तीय कंपनी है, तो उसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जो मदें हैं वो हो जाती है जो अदर इनकम में दिखाते हैं। जो अदर इनकम में दिखाते हैं वो मदें क्या है, उसकी मेन इनकम हो जाती है, इसलिए वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाती है। लेकिन ये गैर वित्तीय कंपनी है तो इसमें वही मदें आएगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, इनकम में दो मदें आती है, एक आता है आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एक आता है आपके अदर इनकम। ठीक है। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसमें क्या क्या आता है, वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय से जो राशि प्राप्त आती है वो राशि, यानी कि सेल्स चाहे माल के विक्रय करने से आ रही हो या सेवाएं प्रदान करने से आ रही हो। ठीक है। अगर सेल्स रिटर्न है तो वो सेल्स रिटर्न को लेस कर देते हैं, तो फिर क्या आ जाता है, नेट सेल्स आ जाता है। और सेल ऑफ स्क्रैप ये भी इसी में आता है। तो इसमें आपके सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री। ठीक है। और अगर सेल्स रिटर्न है तो वो हम इसमें से लेस कर देंगे, सेल्स रिटर्न को लेस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी, आपके नेट सेल्स आ जाएगी, क्योंकि नेट सेल्स ही होती है। अगर सेल्स रिटर्न नहीं दे रखी है तो वही मद आ जाएगी। और इसके बाद में इसमें आता है आपके सेल ऑफ स्क्रैप, यानी कि इसमें दो मदें आती हैं, वस्तु और सेवाओं की बिक्री और अवशिष्ट माल का विक्रय। ये दोनों मदें किसमें आती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आती है। तो अब इसमें जो मदें दे रखी है वो देखिए, इसमें दे रखा है कि रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स 30 लाख, तो 30 लाख रुपए दे रखा है, तो वस्तुओं की बिक्री मानी जाएगी क्योंकि इसमें सर्विस नहीं है, तो 30 लाख रुपए की आ जाएगी आपके। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल सेल्स भी लिख सकते हैं, या रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स है ऐसे भी लिख सकते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स लिख सकते हैं, या टोटल सेल्स लिख सकते हैं, या सेल ऑफ गुड्स लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें सेल्स रिटर्न का अमाउंट है वो भी दे रखा है। सेल्स रिटर्न का अमाउंट है इसमें 6,50,000, तो 6,50,000 है वो इसमें से लेस कर देंगे। अब 6,50,000 इसमें से लेस कर दिया आपके, तो ये अमाउंट है आपके आ गया 23,50,000। ये 23,50,000 आ गई आपकी नेट सेल्स। ठीक है। अब इसके बाद में दूसरी इनकम आती है, इसमें सेल ऑफ स्क्रैप, अवशिष्ट माल का विक्रय। अच्छा, इसमें सेल ऑफ स्क्रैप है वो इसमें दे रखा है 1,50,000, तो सेल ऑफ स्क्रैप 1,50,000 ये हम इसमें ऐड कर देंगे। तो 23,50,000 में 1,50,000 जोड़ दिया, आपके कितने आ गए, 25 लाख। ठीक है। ये तो क्या आ गई आपके, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई। ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दो मदें आती है, दोनों इसमें दे रखी है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद में दूसरे नंबर पर मद आती है आपके अदर इनकम, अदर इनकम या अदर रेवेन्यू। अदर इनकम या अदर रेवेन्यू है, इसमें क्या क्या आता है, व्यापार के अलावा अन्य कार्यों से इनडायरेक्टली अगर हम कोई आय प्राप्त करते हैं, जैसे ब्याज प्राप्त हुआ, कमीशन प्राप्त हुआ, स्थायी संपत्तियों को बेचने से हमारे को प्रॉफिट हुआ, ऐसी इनकम। जैसे हमारी जो कंपनी, हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स हमने परचेज कर लिए, तो शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदने पर यानी कि इन्वेस्टमेंट हो गया, तो उस पर हमारे को ब्याज और लाभांश प्राप्त हो रहा है, तो वो इनकम हो गई, तो वो किस में आ जाएगी, अदर इनकम में, क्योंकि वो व्यापार की इनकम नहीं है, अदर इनकम है इनडायरेक्टली, इसलिए वो अदर इनकम में दिखाते हैं। तो अदर इनकम में वही मदें आती है जो व्यापार के अलावा अन्य कार्यों से, इन्वेस्टमेंट करने से हमारे को प्राप्त होती है। तो ब्याज, किराया, कमीशन, कुछ भी अगर हम प्राप्त करते हैं इनकम के रूप में, वो अदर इनकम में आती है। तो इसमें देखो आपके क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। एक तो इसमें दे रखा है बैंक में जमा राशि पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो ये आ जाएगा आपके इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट।
इसका अमाउंट है आपके 2 लाख। तो जमा राशि पर ब्याज या ऋण पत्र अगर हमने खरीद रखे उस पर हमारे को ब्याज प्राप्त हो रहा है या और किसी कार्य से हमारे को ब्याज प्राप्त हो रहा है, वो सब इसमें हम दिखाते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है, याद किया जाएगा। और इसके अलावा इसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और दे रखा है, ऋण पत्रों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इसका अमाउंट दे रखा है 50,000। तो इस प्रकार से अदर इनकम है वो कितनी हो गई, 2,50,000। ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पूछा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हुआ, व्यापार के संचालन से आय। तो व्यापार के संचालन से आय तो हमारी कितनी हुई, 25 लाख। अन्य आय यानी कि अदर रेवेन्यू है वो कितनी हो गई, 2,50,000। इसके बाद में दोनों इनकम का हम टोटल कर देते हैं, तो ये क्या आ जाती है आपके टोटल रेवेन्यू यानी कि कुल आय। तो कुल आय है, इसका टोटल कर देंगे आपके, ये हो गया आपके 27,50,000। ये आपकी आ गई टोटल रेवेन्यू। तो ये मैंने आपको बताया था इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो इसमें एक ही आपके हेडिंग थी, मेन हेडिंग, तो वो आपने कर ली है। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए आप अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखो अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और अब देखो आपके सेकंड वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सेकंड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसमें भी आपके वही इनकम वाली मदें हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। लेकिन इसमें फर्क है, इसमें क्या दे रखा है कि इन सूचनाओं से एक वित्तीय कंपनी की संचालन से आय, अन्य आय और कुल आय यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अन्य आय, अदर इनकम और टोटल रेवेन्यू यानी कि कुल आय याद करना। देखो वित्तीय कंपनी है, कोई फाइनेंस कंपनी है, तो मैंने बताया था कि अगर कोई वित्तीय कंपनी है तो ऐसी कंपनी है वस्तुएं बेचने का काम नहीं करती है, इसलिए उसमें सेल्स जो है वो नहीं आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। उसका काम होता है दूसरे व्यक्तियों को, संस्थाओं को या कंपनियों को ऋण प्रदान करना, और ऋण प्रदान करके यानी कि उसके लिए इन्वेस्टमेंट हो गया तो उस पर कंपनी को क्या है, ब्याज और लाभांश के रूप में इनकम प्राप्त होती है। एक तरह से ऐसी वित्तीय कंपनियां हैं वो इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से उस कंपनी को कोई भी इनकम प्राप्त होती है, ब्याज प्राप्त होता है, लाभांश प्राप्त होता है, वो उसके लिए मुख्य व्यवसाय है। और मुख्य व्यवसाय है तो वो किसमें आएगा, आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा, यानी कि इसमें सेल्स नहीं आती है। और उसके अलावा जो उसका काम नहीं है वो आपके अदर इनकम में आ जाएगी। तो वित्तीय कंपनी में जैसे ब्याज प्राप्त किया, लाभांश प्राप्त किया या इन्वेस्टमेंट करने से और कोई प्रॉफिट हुआ या बेनिफिट हुआ, वो किस में आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाएगा। तो इसमें देखो आपके दूसरा जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें पहला पॉइंट दे रखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, विनियोगों का क्रय विक्रय। ये तो इसका मुख्य व्यवसाय है, मुख्य व्यवसाय है तो ये किस में आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाएगा। भवन की बिक्री से लाभ, अच्छा बिल्डिंग खरीदने बेचने का जो काम है वो फाइनेंस कंपनी का नहीं होता है, इसलिए ये ऐसी इस कार्यों से अगर कोई इनकम प्राप्त होती है वो अदर इनकम में आएगी। और विविध आय, ये विविध आय है, ये भी अन्य कार्यों से इनकम है, ये भी आपकी अदर इनकम में आ जाएगी। लाभांश प्राप्त किया, ऋण पर ब्याज प्राप्त किया, ये इसकी मुख्य आय है तो वो किस में आ जाएगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। तो सबसे पहले आपके प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, विनियोगों का विक्रय करने से प्रॉफिट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना कंपनी का मुख्य व्यवसाय, इन्वेस्टमेंट करती है और इन्वेस्टमेंट करने से उसको प्रॉफिट होता है तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता है। और इसका जो अमाउंट है वो दे रखा है इसमें 5 लाख। ठीक है। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट करने से अगर ब्याज प्राप्त होता है, लाभांश प्राप्त होता है, वो भी उसकी मुख्य आय होती है, मेन इनकम होती है, इसलिए उसको भी हम किस में दिखाएंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाएंगे। तो इसमें दूसरी जो इनकम है
वो आ जाएगी इसमें डिविडेंड रिसीव्ड, लाभांश प्राप्त किया, डिविडेंड रिसीव 4 लाख लाभांश प्राप्त किया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करेगी तो कंपनी को लाभांश प्राप्त होगा या ब्याज प्राप्त होगा। इसके अलावा और दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ऐसी फाइनेंस कंपनियां ऋण प्रदान करती है और ऋण प्रदान करने का उसका वो मुख्य व्यवसाय है, तो ऋण पर ब्याज प्राप्त हो रहा है तो वो भी कंपनी के लिए मुख्य इनकम है। उसका अमाउंट है 25 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज, ये दे रखा आपके 25 लाख। देखो तीनों कंपनी का मुख्य व्यवसाय है, और मुख्य व्यवसाय है तो ऐसे व्यवसाय से जो इनकम प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आती है। तो अब देखो इसका हम टोटल लगा लेंगे आपके, तो ये आ गया आपके 34 लाख आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आ गया। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपके ये 3 बने, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, विनियोगों को बेचने से प्रॉफिट, डिविडेंड रिसीव्ड, ये डिविडेंड थोड़ा सा इसमें है आपके डिविडेंड रिसीव्ड, लाभांश प्राप्त किया, और इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज, क्योंकि ऋण प्रदान करना भी उस फाइनेंस कंपनी का, वित्तीय कंपनी का मुख्य व्यवसाय होता है, इसलिए ब्याज प्राप्त होता है, तो मुख्य इनकम है, इसलिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की इनकम है वो हो गई आपकी 34 लाख। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है आपके अदर इनकम, अन्य आय। अब जो बाकी जो आय बची है, इनकम प्राप्त होती है, वो सब हम किस में दिखाएंगे? अदर इनकम में दिखाएंगे। तो अदर इनकम में इसमें जो मदद दे रखी है वो इसमें दे रखा है आपके प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, स्थायी संपत्तियों को बेचने से प्रॉफिट होता है, ये इसकी मुख्य आय नहीं है, इसलिए अदर इनकम में दिखाएंगे। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, और इसका अमाउंट है वो कितना है? 4,50,000। ये अदर इनकम में आ जाएगा। स्थायी संपत्तियों का जो काम है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वो फाइनेंस कंपनी डील करती है। इसके बाद में है आपके मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस यानी कि विविधा, अन्य कोई भी स्रोत से आय प्राप्त होती है, 50,000 आपकी आ जाएगी। यानी कि अदर इनकम में आपके 2 बने हैं, तो इसकी इनकम है आपकी 5 लाख। तो 34 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, और अदर इनकम में आपके 5 लाख। ठीक है, तो अब इनका टोटल है 39 लाख। ये क्या आ गई आपकी टोटल रेवेन्यू, यानी कि कुल आय। तो टोटल रेवेन्यू या टोटल इनकम हम किसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया इसका दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो अब छोटे छोटे जो टॉपिक है हेडिंग वाले ये हो गए हैं अपने। अब इसके बाद में अब कुछ इसमें 1-2 इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन जो बचे हैं, उसमें आपके पूरा P&L स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, ये दोनों जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने बताए हैं, उससे पहले इलस्ट्रेशन बताया था, इनको आप एक बार फिर से रिपीट